वो सारे पाकिस्तान के खिलाफ हैं, इसलिए उधर जा रहे हैं ना, कि उनको इधर आना चाहिए। उधर क्यों गए हैं? वो अमेरिका उनके पीछे है, वो पाकिस्तान और जो सारे ममालिक है मुसलमानों के, वो उनके खिलाफ है। ओमान के सुल्तान स्टेट विजिट पे इंडिया में 3 दिन के लिए मौजूद हैं। वहाँ के प्राइम मिनिस्टर से भी मिले, वहाँ की प्रेसिडेंट से भी मिले, और सुनने में ये आ रहा है कि फ्री ट्रेड डील इंडिया और ओमान के दरमियान होने जा रही है। ये जो मैं बार बार आपको कह रहा था कि प्राइम मिनिस्टर मोदी इज रीचिंग आउट टू मिडिल ईस्ट, वो मिडिल ईस्ट को बहुत केयरफुली देख रहे हैं। भारत के डिजिटलाइजेशन की बात पूरी दुनिया में हो रही है। पूरी दुनिया इस बात को लेकर शोर मचा रही है कि कैसे भारत डिजिटलाइजेशन के जरिए आगे बढ़ रहा है और डिजिटलाइजेशन का सबसे बड़ा केंद्र बन रहा है। इसमें उसका साथ दे रहा है भारत का अपना यूपीआई सिस्टम, जिसे अब ओमान भी अपनाने जा रहा है। जो अमेरिका कहेगा वही होगा, लेकिन ओमान के पीछे वो ही है, बिल्कुल अमेरिका वाले ही हैं। इंडिया तो अमेरिका की नहीं ना सुनता। नहीं तो इंडिया में सारे काम बिजनेस किनके हैं? अमेरिका के। हाँ, वो सब पोर्ट करते हैं उधर, उनका सारा बिजनेस ही उधर है। पाकिस्तान को वो खत्म कर रहे हैं। और जिनको हम कहते हैं कि जी ये गैर मुस्लिम है, ये काफिर हैं, ये हिंदू हैं, और ये समझकर हमने उनके साथ खाम ताल्लुक बिगाड़ा हुआ है और क्लैश रखा हुआ है, जिसका मैं नहीं समझता कि कोई मतलब ऐसा है। पाकिस्तान का इस खत्ते से कोई कनेक्शन ही नहीं है। हमारी जो फॉरेन ऑफिस है, हमारे जो पॉलिटिकल क्लास है, वो जहाज जो इस्लामाबाद से उड़ता है वो सीधा चल पड़ता है जनाब मिडल ईस्ट से यूरोप और अमेरिका। बस ये हमारे वेस्टर्न यूरोप और वेस्टर्न यूरोप से अमेरिका, ये हमारी प्रेफर्ड डेस्टिनेशन है। वो चीज इनकलकेट करके हमारी ब्यूरोक्रेसी में भी आ गई। जय हिंद दोस्तों, मोदी की मिडिल ईस्ट पॉलिसी तो आप सभी को पता होगी, क्योंकि मोदी काफी समय से मिडिल ईस्ट को टारगेट कर रहे थे और मिडिल ईस्ट के साथ रिश्ते और ट्रेड साथ ही साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात चल रही थी। ओमान के सुल्तान स्टेट विजिट पे भारत आए हुए हैं और यहाँ पे आके इन्होंने भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और प्रेसिडेंट दोनों से मुलाकात की और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के ऊपर भी बातचीत हुई है। और ओमान भी अपने देश में यूपीआई को लागू करेगा, क्योंकि भारत के डिजिटलाइजेशन की धमक पूरी दुनिया में पड़ चुकी है। अभी तक लगभग 21 देशों ने यूपीआई को अडॉप्ट कर लिया है। आप इस वीडियो में देखिएगा पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स की क्या राय है। बोला है कि इंडिया हमें बताया जाता है दुश्मन है, यानी हमारे लिए हो गया दुश्मन, लेकिन बाकी तमाम इस्लामी कंट्रीज के लिए वो एक कंट्री है और दुनिया की बड़ी मार्केट है। वो उसे मार्केट के तौर पे वो देखे ना, वो अपनी मैशियत की बेहतरी के लिए वहाँ पे जाते हैं और वहाँ पे चूंकि उनको सारी सहूलियात मिलती हैं, और सहूलियात मिलने की जो बड़ी वजह है ना वो ये है कि वहाँ पर सियासी इस्तेहकाम है, यानी कि पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है। और वहाँ पर जब लोगों को ये महसूस होता है कि यार वहाँ पे एक निज़ाम है, एक पार्टी है, एक सियासत है, जमहूरियत है, स्टेबिलिटी है, वहाँ पर अमन है, कोई दंगा फसाद या कोई ऐसे एहतजाज रोजाना आ रहा है, आधे घंटे के बाद स्ट्राइक्स नहीं हो रही, तो वो वहाँ पे लोग अपना बिजनेस करते हैं, अपने प्रोजेक्ट लेके आते हैं और वो समझते हैं कि यहाँ हम सुकून में, उन्हीं कंट्रीज को हो रहा है। और फायदा उसी जहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट करेंगे वो तो इन्वेस्टमेंट उस कंट्री की है, उस कंट्री के दामन में चली गई तो इज्जत भी उसको उसी कंट्री को मिलेगी। तो हमारे यहाँ पे कंपनीज लोग बंद करके जा रहे हैं। टेलीनॉर की कंपनी भी खबर आ रही है बंद, मतलब बेच दी गई है यहाँ पे। अब देखे ना, और भी बड़े प्राइवेट अदारे हैं जिनको ये जो हमारे हुक्मरान हैं वो बेचने की कोशिश करते हैं, प्राइवेटाइजेशन लेके आने की कोशिश करते हैं। असल बात ये होती है कि इनमें वो क्वालिटी और एबिलिटी होती नहीं है कि ये इसको चला सके। क्यों नहीं होती? कि वो सीधे साधे और शफाफ इलेक्शन से इलेक्ट होके आए नहीं हुए होते। ठीक है ना? मुझे बताएं, पाकिस्तान के जो पॉलिटिशियंस हैं इनमें और इंडिया के पॉलिटिशियंस में क्या फर्क है? पाकिस्तान के अगर अदारों की बात करें इनमें और इंडिया के अदारों में क्या फर्क है? और यूथ या पब्लिक की बात करें, पाकिस्तान की पब्लिक में और इंडिया की पब्लिक में क्या फर्क है? देखिए ना जी, पाकिस्तान के सियासतदान और इंडिया के सियासतदान में सबसे पहला फर्क यह है, माजरत के साथ अगर किसी सियासतदान का दिल दुखे मेरी इस बात से, तो मैं उनसे माजरत एडवांस कर लेता हूँ। तो फ़र्क सबसे पहले ये है कि मैं ये समझता हूँ कि इंडिया के जो सियासतदान हैं ना वो 80% मुहब्बे वतन हैं। 80% लव करते हैं, अपनी कंट्री से लव करते हैं, अपनी तहजीब और अपने कल्चर की हिफाजत के लिए अपनी जान तक हथेली में रख देते हैं वो लोग। और उनमें एक असूल पाया जाता है कि जो सियासतदान है वो सियासत करता है और जो मुहाफिज हैं, जो फौज है वो हिफाजत करती है सरहदों की। ठीक है ना? दूसरा काम नहीं करते कि वो भी आगे जायदादों के सौदे करें और प्रॉपर्टी का काम करें। नारे तो हमारे भी यहाँ के पॉलिटिशियंस बड़ा लगाते हैं कि भाई हम पाकिस्तान की खिदमत के लिए आए हैं, हम पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। यही फर्क है इंडियन और पाकिस्तानी सियासतदानों में कि हम सियासतदान जो हैं वो नारे ही लगाते हैं। वो लोग जो हैं वो नारे लगाते हैं इलेक्शन के दिनों में,
उसके पहले या उसके बाद नहीं लगाते, उसके बाद वो काम करते हैं, काम करके देखें वो अपने मुल्क को कहाँ तक ले गए हैं। चांद तक जाने की कोशिश उन्होंने की है और कर रहे हैं, और भी हैं, कामयाब हुए हैं। और उनके जो तालीम, उनके मुल्क की जो तालीम की शरह है वो इतनी उनकी ज़बरदस्त तालीम है। मैं गया था यूएई, तो मुझे मौका मिला इंडियन से मिलने का, तो मैंने देखा तो वो तो इतने एजुकेटेड लोग हैं, तो मुझे उस तरह का पाकिस्तानी बहुत कम मुझे नज़र आया। तो मुझे अफसोस हुआ कि यार देखें, जिस कौम का और जिस मज़हब की तालीम जो है वो दुनिया की तख्लीक होने से पहले तालीम आई है, तो वो कौम जो है वो मज़हब कितना पीछे रह गया है। और जिनको हम कहते हैं कि जी ये गैर मुस्लिम है, ये काफिर है, ये हिंदू हैं, और ये समझकर हमने उनके साथ खाम खा ताल्लुक बिगाड़ा हुआ है और क्लैश रखा हुआ है, जिसका मैं नहीं समझता कि कोई मतलब ऐसा है। देखना तो चाहिए रवैयों को, किरदार को, अमल को, तो इंसानियत को, उनका किरदार और उनका अमल अपनी कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए हमसे कहीं ज़्यादा बेहतर है। और इंडिया क्योंकि वेस्ट एशिया, अब वो क्योंकि रीजन का हिस्सा है I2U2 के बाद, और वो सारा जिस तरह अमेरिकन भी चाहते हैं कि इंडिया इस खित्ते में जाए, और इंडिया खुद भी इस सारे इस खित्ते में बड़ा इंटरेस्टेड है, तो वो चीज़ वो वहाँ पे है। बट एनी हो, आई होप कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को शायद समझ लागे जा राती उठन जब वो देखेंगे इंडिया ने ये कर दिया तो शायद हमारे भी जो है वो जाग जाएंगे। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ जिसको मैं चाहता हूँ कि वो ये है कि भूटान के जो किंग हैं, मैं उनको देख रहा था कि वो रेलवे कनेक्टिविटी बना रहे हैं इंडिया के साथ। ठीक है जी, भूटान असम रेल, ये जो है अगर आप ये देखें, ये अब इंडिया इज़ कनेक्टिंग विद ऑल इट्स रीजनल पार्टनर्स। ठीक है जी, तमाम मुल्कों के साथ। एक तरफ इंडिया को भूटान लगता है, चाइना लगता है, नेपाल लगता है, बांग्लादेश, इंडिया तो कार च बड़े है ना। भूटान का तो समझे दरवाज़ा ही इंडिया में खुलता है, चाइना में भी खुलता है लेकिन इंडिया में खुलता है। नेपाल का दरवाज़ा ही चाइना में, इंडिया के अंदर खुलता है। बांग्लादेश तो सारे ही इंडिया के अंदर खुलता है ना, वो तो अंदर तक गया हुआ है। सो दे अंडरस्टैंड कि हमें ये चीज़ें कैसे जो है वो करनी है। और भूटान जो किंग हैं उन्होंने अपना जो है वो ये जो रेलवे कनेक्टिविटी है इस हवाले से वो दे आर वर्किंग एंड और उन्हें अपना एक ट्रेडिशनल अटायर पहन के इस हवाले से ये किया है। और उन्होंने ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात की, उसने कहा कि दिस इज़ अ पीरियड ऑफ अवेकनिंग फॉर साउथ एशिया। साउथ एशिया नो क्या, उठो जागो, कनेक्ट होवो। ठीक है, पाकिस्तान एक बड़ी डिसएडवांटेजेस पोजीशन में, आपको पता है इंडिया ने हमारा जो व्यू है फॉर द रेस्ट ऑफ द रीजन ब्लॉक कर दिया है। कहलाते हैं हम साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया तक असी पहुँच नहीं पाते, अगे अफगानिस्तान आ गया। चीन से हम इंगेज नहीं कर पा रहे बिकॉज ऑफ सो मैनी रीजंस। ईरान ने अगले दिन जो किया है हमारे साथ, गो के वीज़ाज मिलते हैं। ईरान इज़ अ वेरी फ्रेंडली कंट्री फॉर पाकिस्तान। मैं इसमें ये कभी हरगज़ नहीं कहना चाहता कि ईरान के साथ हमारे कोई मसले हैं, दिस एंड दैट, कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई स्पोक टू समवन वेरी सीनियर पर्सन रिसेंटली, उन्होंने कहा कि ईरान के साथ हमारा कोई मसला नहीं है। दोस्तों, पाकिस्तानी एक्सपर्ट से कहते हैं कि हमने भारत के साथ अपने रिलेशन काफिर बोलकर खराब कर दिए हैं। वहीं मिडिल ईस्ट जो कि इस्लाम का ओरिजिन कहा जाता है, वही अब भारत के साथ काफी अच्छे रिलेशन बना रहा है और पाकिस्तान को पूरी तरह से किनारे कर दिया गया है। सऊदी अरब की बात कर लो, ओमान की बात कर लो, या फिर आप यूएई की बात कर लो, लगभग सारे मुस्लिम ममालिक अब भारत के साथ जुड़ रहे हैं और यूपीआई को ओमान ने भी यूज करना शुरू किया है। तो इससे डिजिटलाइजेशन का बहुत बड़ा बेनिफिट दुनिया को मिलने जा रहा है और साथ ही साथ भारत को इसका मेन बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की जब बात होती है तो ट्रेडमार्क के हिसाब से उस देश को अच्छी खासी रकम मिल जाती है। तो भारत यहाँ पे बहुत बड़ा एक बिजनेस पार्टनर निकल के आ रहा है मिडिल ईस्ट का। साथ ही साथ ओमान के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के ऊपर भी बातचीत चल रही है, जिससे कि भारत और ओमान के बीच ट्रेड, टूरिज्म रिलेशन बेटर हो सके। दोस्तों, मोदी जी ने मिडिल ईस्ट को काफी पहले भांप लिया था और मिडिल ईस्ट ने भी, मोदी जी बोले तो भारत को काफी पहले भांप लिया था कि अगर भारत के साथ हमने रिश्ते अच्छे नहीं रखे, भारत के साथ संबंध अच्छे नहीं रखे, तो कहीं ना कहीं हमें नुकसान हो सकता है, हमारी इकोनॉमी में नुकसान हो सकता है। क्योंकि जितने भी मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हैं, गल्फ कंट्रीज हैं, ये सारी
ऑयल पे डिपेंड रहती हैं, लेकिन ऑयल कंजम्पशन अब धीरे धीरे कम होता जा रहा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो रोल आउट है वो भी शुरू हो चुकी है। साथ ही साथ विंड एनर्जी हो गया, सोलर एनर्जी के ऊपर काम हो रहा है। इंडिया के अंदर आप देख रहे हैं कि अडानी ने कच्छ में बहुत बड़ा सोलर प्लांट का भी उद्घोष किया है, जहां पे लगभग 2.5 करोड़ घरों को बिजली प्रदान की जाएगी। तो इतना बड़ा सोलर प्रोजेक्ट है। अडानी जी के इस सोलर प्रोजेक्ट को स्पेस से भी देखा जा सकेगा। तो दोस्तों, भारत में एनर्जी और दुनिया में एनर्जी के आयाम चेंज होते हुए दिख रहे हैं, जिसके वजह से जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं, बोले तो गल्फ और मिडिल ईस्ट, भारत के करीब आते जा रहे हैं, भारत के साथ रिलेशन बेटर कर रहे हैं और इससे भारत को भी काफी बेनिफिट मिल रहा है। आई होप आपने ये वीडियो एंजॉय किया। मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।